मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यमों से हमने ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना समझा। आज हम इन्हीं समीकरणों को थंडरबोल्ट मल्टीप्लिकेशन यानी बज्रगुणन विधि से इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। देखिए इसे, तो जो ये समीकरण है इनका स्वरूप इस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए a1x यहाँ b1y यहाँ c1। तो हमने जो समीकरण देखे हैं ये हमारे समीकरण इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, हमने ये देखा कि जैसे मान लो 2x धन 3y बराबर ये हमने 5 लिख दिया, तो हमारा समीकरण इसको हम नंबर 1 दे देते थे कि ये हमारा समीकरण 1 है। और यदि मान लीजिए हमने कोई दूसरा समीकरण लिखा इस प्रकार से और हमने ये लिख दिया और इसको लिख देते हैं कि ये समीकरण 2 है, 3x धन 4y बराबर 6। तो ये हम दोनों समीकरणों को यदि देखें, इनका इससे मिलान करें तो ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 में जहां ये हमारी ये संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, ये जो संख्याएं हैं इन समीकरणों में, इन संख्याओं को हमने यहाँ a1 b1 c1 लिख दिया। तो a1 b1 c1 इसलिए लिखा कि ये पहला समीकरण था, तो इनको दर्शाने के लिए हमने a1 b1 c1 लिखा। और ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में देखिए यहाँ पर भी ये हमने a2 b2 c2 लिखा। यानी इन समीकरणों में जो abc लिखा है ये क्या है, ये हमारी इन दोनों समीकरणों की संख्याएं ही हैं। तो अब देखिए, यदि हम इनका मिलान करें तो बिल्कुल a की जगह हमने 2 लिखा, b1 की जगह हमने 3 लिखा, c1 की जगह 5। तो इस प्रकार से हमने इन समीकरणों को उसी प्रकार से लिखा है। तो हमारे ये जो समीकरण हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। इनका सूत्र बन जाता है इनको हल करने के लिए कि x बराबर यहाँ हम लिख देते हैं b1 c2 ऋण b2 c1 और बटे में आ जाता है a1 b2 ऋण a2 b1। ये x बराबर और ये y बराबर इसमें आता है y बराबर c1 a2 माइनस में आ जाता है c2 a1 और बटे में a1 b2 ऋण a2 b1। तो हमें जो है ये देखिए जो समीकरण इनका जो ये सूत्र रहता है, हमें इस सूत्र से सीधे इन समीकरणों के हम सीधे मान निकाल सकते हैं। और इसमें हमने देखा कि हमने इसमें दो विधियां देखी, विलोपन विधि से एक सीधे समीकरण को विलुप्त करना पड़ता है और प्रतिस्थापन विधि से मान रख के बहुत लंबा करना पड़ता है। यहाँ सीधा हमने ये जो सूत्र लिखे हैं, इन सूत्र में सीधे जो इनके गुणांक आ जाते हैं, इन गुणांकों के मान रख दीजिए और x और y के मान निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 स्थितियां बनती हैं। तो वो क्या, तो जैसे देखिए हमने देखा कि x बराबर ये जो हमें यहाँ पर x का मान मिला है, ये देखिए ये हमारा अंश कहलाएगा, ये हर कहलाएगा। ये अंश वाली राशि होगी, ये हर वाली राशि होगी। तो ये अंश और हर में जो संख्याएं हमें मिलने वाली हैं ये किस में होंगी, ये जैसे हमने परिमेय संख्याएं देखी तो परिमेय संख्या में क्या रहता है p बटे q। लेकिन p बटे q में क्या होना चाहिए, परिमेय संख्याओं में हमारा जो p बटे q रहता है, p बटे q, तो हम लिखते हैं कि ये जो q है ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या होती है। तो उसी प्रकार से हम देखें कि x में जो हमारी ये परिमेय संख्या मिलने वाली है, इस परिमेय संख्या में ये जो हमारा बटे में q की जगह पर ये हर की राशि जो रहती है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये शून्य हो जाए तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान कुछ नहीं, 0 निकलेगा। y का मान 0 निकलेगा। तो क्या नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें देखिए हम लिख देंगे कि यदि a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर ना हो किसके, 0 के, तो क्या होगा, तो यदि यह बराबर 0 के नहीं है तो हमारा जो x का मान है वो इसमें x का मान निकल आएगा। यानी इस समीकरण का हल होगा, x का मान निकल आएगा और y का मान भी निकल आएगा। ये 0 नहीं है, कोई संख्या है,
मान लीजिए कोई संख्या हमने जैसे ले ली कि 1 2 3 4 ऋण 1 2 3 4, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन यह मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका हल होगा, और यदि शून्य है तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जैसे हमने ये लिख दिया और इसको सरल तरीके से इस प्रकार से लिखा कि a1 b2, और इसको यदि हम पक्षांतर कर लेते हैं तो यह आ जाता है बराबर नहीं है किसके, इसको पक्षांतर करके ये ऋण है तो पक्षांतर करके धन हो जाएगा, तो ये लिख देंगे a2 b1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको b2 को यहाँ लिख दें और a2 को यहाँ लिख दें तो ये हो जाता है a1 a2, और ये बराबर नहीं है b1 b2 के, b1 b2। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए बिल्कुल सरल भी हो जाता है कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इसका क्या होगा, इसका हल होगा, क्योंकि ये बराबर नहीं वाली स्थिति है तो हम लिख देंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और यदि मान लीजिए ये बराबर हो शून्य के तो इसकी अगली स्थिति जो है इस प्रकार से घटित होती है कि यदि हम इसको बराबर मान लें कि यदि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन जो तीसरी हमारी जो a b के बाद जो तीसरी संख्या मिलने वाली है वो भी हमारी यहाँ संख्या है, तो उसको यदि हम लिख दें कि ये मान लीजिए यह अभी बराबर नहीं है किसके, c1 c2 के, तो इसमें इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर होगी। जब ये 0 0 हो जाएगा तो इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसके लिख देंगे का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा इसका मान तो इनका कोई हल नहीं होगा, यह स्थिति निर्मित होती है। तीसरी स्थिति यहाँ ये निर्मित होती है कि यदि मान लीजिए यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 के, यदि मान लीजिए वो जो हमारा अगली संख्या c वाली होती है बराबर वाली, यदि वो भी बराबर है तो इसके अनेक हल होंगे जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, यहाँ कोई हल नहीं होंगे। और ऐसी स्थिति में इसके ऐसे हल निकलते हैं कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ हम लिख देंगे का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, इतने हल होंगे कि हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये देखिए इसमें और सरलता आ जाती है कि x बराबर ये जो लिखा, y बराबर जो मान लिखा है, इनके हमें यदि गुणांकों को यहाँ रखना है तो इनके मान सीधे तो निकल आते हैं, लेकिन यदि हम इनको पहले से चेक करके चलते हैं कि इसमें क्या ये इसके बराबर है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम देख लेंगे कि इसका हल है कि नहीं है। यदि निकल आया कि ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, फिर इसका हल नहीं होगा तो हमें समीकरण को हल नहीं करना है। यदि अद्वितीय हल होगा तो ये बराबर नहीं होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। और यदि मान लो ये स्थिति निर्मित होती है कि तीनों इसमें जो हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो हम लिख देंगे कि इसके कोई अनेक हल होते हैं। बस इतना लिख के हमें इसको छोड़ देना है, आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके इतने हल हैं कि हम निकाल नहीं सकते। और इसमें कोई हल नहीं है तब भी हमें इसको हल नहीं करना। हल मात्र हमें यह पहली स्थिति यदि आती है कि इनके मान बराबर नहीं है तो हमें इनको हल करना है। ये जो हमारी तीनों स्थितियां निर्मित हुई हैं, इन स्थितियों में से ये इसमें से एक प्रश्न, ये एक हो जाएगी, ये दो हो जाएंगी, ये तीन, ये तीनों स्थितियों में से कोई एक ना एक हमारा 1 नंबर का इस परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से बनता है कि इसका अद्वितीय हल होने वाली स्थिति क्या है। तो हम लिख देंगे कि अद्वितीय स्थिति इससे निर्मित होती है कि a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के। यदि मान लो लिखा है कि कोई हल नहीं होने वाली स्थिति क्या है, तो कोई हल नहीं होने वाली स्थिति हमारी ये होती है। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, वह स्थिति क्या है,
तो उसमें ये तीनों क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो इनमें से एक हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का इसमें से निश्चित ही आना है, यानी इन्हीं तीनों स्थितियों को हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसके प्रश्नों को किस प्रकार से इनको लगाना है। देखिए, तो देखिए प्रश्न को, इसमें है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y बराबर 5 और ये दिया 3x धन 2y बराबर 8 का एक अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल कीजिए। तो इसमें है, यदि ये समीकरण दिया है तो ये समीकरण जो है इसका निकालना है कि क्या इसका एक अद्वितीय हल है या इसके कोई हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल है तो अद्वितीय की स्थिति में बीजगणित विधि से हल कीजिए। तो फिर हमें उसमें बीजगणित विधि लगा देना है। यदि मान लीजिए कोई हल नहीं है तो कुछ नहीं, हमें लिख देना है कि इसके कोई हल नहीं है, और अपरिमित रूप से अनेक हल, यदि तीनों बराबर होते हैं, हमने देखी इसकी स्थितियां, तो इसको लिख देना है कि इसमें अनेक हल हैं। तो फिर हमें उसे हल नहीं करना है क्योंकि अनेक हल हैं। तो आइए देखते हैं हम इनको हल करके। तो यहाँ देखें, यहाँ इनको व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे हल, इसको देखिए, ये हमने लिखा समीकरण 1 2x धन y और ये जो बराबर में 5 है इसको हम यहाँ पक्षांतर करके इस तरफ कर लेंगे और बराबर में लिख देंगे 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ये 2y 8 को पक्षांतर करके इस तरफ बाएं पक्ष में रख देंगे और बराबर में लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो अब जो हमारे समीकरण 1 और 2 हैं, जो हमने अभी इन समीकरणों का स्वरूप देखा था, उनसे हम इनकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ देखिए, हम लिख देंगे कि समीकरण 1 की किससे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा दूसरा हो जाएगा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, समीकरण 2 की तुलना, ये हमारा दूसरा था a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ लिख दें इसकी तुलना इससे करने पर, यह हमने लिख दिया। अब इनकी तुलना कर दीजिए कि इस a1 b1 c1 की जगह यहाँ कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो देखिए, पहले वाले समीकरण में यहाँ हम लिख दें कि a1 बराबर क्या लिखा है, a1 की जगह पे 2 लिखा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। b1 की जगह पे क्या लिखा, अब b1 की जगह यहाँ y का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, b1 बराबर आ जाएगा 1। और c1 की जगह, तो यहाँ c1 बराबर लिख देंगे कि c1 बराबर क्या है, ये चिन्ह सहित लिखना है क्योंकि इसमें ऋण लगा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 5। इसी प्रकार से ये दूसरा समीकरण देखिए, दूसरे समीकरण में इसकी तुलना करना है, तो a2 की जगह पर यहाँ 3 लिखे हुए हैं, a2 बराबर हम लिख देंगे 3, और b2 की जगह पर b2 बराबर है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, और c2 की जगह पर लिखा हुआ है ऋण का 8, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 8। इस प्रकार से हमें इनको तुलना करके अलग अलग लिख लेना है। अब इसके बाद जो हमारी अद्वितीय की स्थिति है, अद्वितीय की स्थिति क्या होती है, इसमें सबसे पहले हम a1 बटे a2 का मान निकाल लेंगे कि a1 बटे a2, तो a1 कितना दिया 2 और a2 ये 3, तो आ जाएगा 2 बटे 3 इस प्रकार से। और दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा b1 बटे b2, इसको भी निकाल लीजिए, तो b1 बटे b2 यानी b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, आ जाएगा 1 बटे 2। और c1 बटे c2 का भी लिख लीजिए यहीं पे, c1 बटे c2 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5 बटे 8, ऋण 8, और बराबर में ये मिल जाएगा हमें धन का, क्योंकि ऋण का गुणा हो जाएगा, तो ये जो है 5 बटे 8 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये a1 बटे a2
B1 बटे B2 के मान के बराबर है। तो यहाँ देखिए 2/3 है और यहाँ 1/2 है। तो ये 2/3 और 1/2 बराबर है क्या? नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? ये पहली वाली स्थिति अद्वितीय हल है वाली स्थिति इसमें निर्मित हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके? B1 बटे B2 के। जब ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि अद्वितीय हल होगा। तो हम लिखेंगे का अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है ये हम यहाँ लिख देंगे। यदि मान लो हमें पूछा है कि अद्वितीय की स्थिति में इसे हल कीजिए तो फिर हमें इसको हल भी करना है, क्योंकि अद्वितीय की स्थिति में इसके हल होते हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इनको लिख दिया है। यदि मान लीजिए हमारे इसमें ये बराबर होता तो हम लिख देते इसके कोई हल नहीं है। और अपरिमित रूप से अनेक हल, यदि तीनों बराबर होते, ये जो हमारे 2/3 1/2 ये जो संख्या आई हैं, यदि ये बराबर हो जाएं तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारा है अद्वितीय हल है। जब ये अद्वितीय हल हैं तो हमें क्या करना है? इनको निकालना भी है। लिखा है कि इसे हल कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देंगे कि वज्र गुणन विधि से, किससे हल करना है हमें? वज्र गुणन से। तो हम लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। अब हमें इसमें वज्र गुणन विधि लगाना है। तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है? वज्र गुणन विधि में हमें सीधे सूत्र दिए हैं। तो हमें यहाँ पर लिख लेना कि x बराबर, जो हमें मान निकालना है x का, यहाँ लिख देंगे x बराबर B1 C2 ऋण B2 C1 और बटे में आ जाता है A1 B2 और माइनस में A2 B1। और दूसरा y बराबर है C1 A2 माइनस में C2 A1 और बटे में है A1 B2 और माइनस में A2 B1। तो अब देखिए यहाँ पे हमें x और y दोनों के मान लिख लेना है। और यहाँ पर जहाँ पर ये हमारे A1 C2 B1 B2 आए हैं, इनमें से हमें ये जो हमें दिया गया है, इनमें से हमें इनको उठा करके इसमें रखना है और सीधे x y के मान को निकालना है। तो अब देखिए x बराबर और y बराबर जो ये मान दिए गए हैं, यह हमें याद रखना है। याद कैसे करें? तो इनको याद रखने के लिए देखिए, यहाँ मान लीजिए एक ये वृत्त है, गोला बना हुआ है और इनमें हमने क्रमशः ये संख्या रख दी A B C। तो ये देखिए इनका क्रम देखिए, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A है। तो इसमें आया है पहले BC BC। तो यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें BC BC है। तो हम लिख देंगे कि x बराबर BC ऋण BC और बटे में आया AB AB, ये AB AB है। अब इनकी जो A1 B1 C1 C2 ये लिखे हुए हैं, तो इनको देखिए, यहाँ पे देखें क्रमशः, अच्छे ध्यान से देखिए। ये लिखे यहाँ 12, ये लिखे 21, इसमें भी देखिए ये 12 ये 21। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 21 12 21। ये इसमें कुछ नहीं। इस प्रकार से हमें इसी प्रकार से y को भी लिख लेना। y के देखिए इसमें CA है, A भी हो जाता है, तो इसके बाद आ जाएगा CA। तो अब इसमें लिख लेंगे CA ऋण CA और बटे में हो जाएगा AB ऋण AB। इसमें भी हमें लिख देना है 12 21 12 21 12 21। ये 12 21 ये लग गया 12 21। तो अब देखिए मिलान करिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको याद, इस प्रकार से हम इनको याद भी रख सकते हैं। तो अब देखेंगे हम इनको मानों को रख के किस प्रकार से हमें हल करना है। ये देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ सीधे हम इनको लिख देंगे कि x बराबर, क्या लिखेंगे? x बराबर B1 का मान कितना दिया? 1। यहाँ लिखेंगे 1 गुणे, इसके बाद B2 का C2 का मान दिया गया है ऋण 8, ये C2 ये B1 ये C2 का मान ये ऋण 8 है। यहाँ लिखेंगे ऋण 8। और यहाँ देखिए B2 का मान कितना दिया? B2 का दिया है 2, यहाँ लिख लेंगे ऋण 2 गुणित C1 का मान, अब C1 का मान ये ऋण 5 है, तो यहाँ लिख लेंगे ऋण 5 और बटे में A1 B2, ये A1 ये 2 है, 2 गुणित अब A1 B2 का मान कितना दिया? 2, तो यह हो जाएगा 2 गुणित 2 और यहाँ ऋण A2 का मान ये 3 दिया गया है, 3 गुणित और B1 का मान, ये B1 का मान है 1, यहाँ आ जाएगा 1। ये या y बराबर देखिए, y बराबर क्या है? ये C1 A2, C1 का मान कितना दिया? ऋण 5, यहाँ लिखेंगे ऋण 5 और C2 का मान कितना दिया? A2 का मान, ये C1 का मान ऋण 5 दिया, तो यहाँ ऋण 5 लिख दीजिए। और A2 बराबर 3 दिया, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ ऋण, ये हमें क्या लिखना? C2 का मान ऋण 8 दिया और ऋण यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देंगे ऋण
और यहाँ लिख देंगे कोष्टक बना करके, क्योंकि ये ऋण है इसलिए इसको कोष्टक बना के लिखना है ताकि हमारी ये गलती ना हो। ऋण का गुणा है इसमें, तो ये गुणित आ जाएगा A1 का मान। A1 का कितना दिया 2, ये और बटे में हमारा यही ए बी का मान है, तो 2 गुणित 2 और ऋण में 3 गुणित 1 ऐसा लिख देना है। तो यहाँ आ जाएगा देखिए x बराबर ऋण 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 8, और यहाँ देखो ये ऋण 2 है और ये ऋण 5 है, तो पहले ऋण का गुणा कर लीजिए, तो ऋण गुणित ऋण ये धन हो जाएगा और 5 दूनी 10 और बटे में देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 एकम 3। इसी प्रकार से y के हल कर लीजिए, ऋण 5 3 15, ये ऋण का है तो यहाँ 15 आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो ऋण का गुणा ये धन हो जाएगा, तो 8 दूनी ये 16 मिल जाएंगे और बटे में ये 4 ऋण 3, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें से देखिए यहाँ 10 में से 8 को घटा लीजिए तो कितना मिलेगा, यहाँ 2 और यहाँ 4 में से 3, यहाँ 1 मिल जाएगा और y बराबर यहाँ 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा। तो ये आ गए हमारे मान। x बराबर हमारा मिल गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। तो ये हमारा आंसर सीधे ही आ गया कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारे समीकरण के हल होंगे जो कि अद्वितीय हल हैं। तो हमें इस प्रकार से निकालना है इनको। आगे इसके और सवालों को देखिए, दूसरे सवाल और किस प्रकार से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनको भी देखिए। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि इनको हमें कैसे हल करना है। अब इसके आगे जो और प्रश्न हैं उसको देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, तो उसको भी हल करते हैं। देखिए इसे। अब यहाँ इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसमें शर्त दी गई है तो हमें मात्र इसमें शर्त को बस लगाना है कि के किस मान के लिए ये रैखिक समीकरण जो हैं इनके अनेक हल होते हैं। अनेक हल वाली हमें शर्त बस लगा देना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इनको नंबर दे देंगे, इनको समीकरण 1 और इसको लिख देंगे समीकरण 2 और लिख देंगे कि समीकरण 1 की यहाँ हल लिखिए। हल इसको व्यवस्थित पहले से है इसलिए इसको व्यवस्थित नहीं करना है, तो ये लिख देंगे इसमें समीकरण 1 की तुलना किससे कर रहे हैं हम, a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की यहाँ लिखिए समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करना है, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ये हमने यहाँ लिख दीजिए और इसकी तुलना कर दीजिए कि a की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ k लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे कि a1 बराबर k और b1 बराबर क्या दिया, b1 की जगह पर यहाँ 3 दिया है तो b1 बराबर 3 लिख दें, और c1 की जगह जो मान लिखा है हमें वही लिखना है, बिल्कुल क्रम इससे चिन्ह सहित। यहाँ लिखा है ऋण और कोष्टक में लिखा है ऋण के ऋण 3, ये c1 का मान है। अब यहाँ देखिए a2 का मान देखिए कितना दिया, a2 बराबर 12 है और b2 की जगह दिया गया है k, तो इसमें हम लिख देंगे k, और इसमें c2 की जगह लिखा ऋण के तो बराबर लिख देंगे ऋण के। ये हमें तीनों ABC के मान यहाँ से मिलान करने पर प्राप्त हो गए हैं। तो अब हमने इनकी तुलना करके इनको प्राप्त किया है। तो अब यहाँ देखिए हमें जो शर्त दी गई है इस शर्त पर ध्यान देना है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल वाली जो शर्त है वह हमें यहाँ लगाना है। यहाँ लिख देंगे इसलिए, यहाँ लिख देंगे इसलिए। अब हमारी शर्त क्या है, शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर में आता है c1 बटे c2 और लिख देंगे कि अनेक हल होते हैं, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ये हमारी अनेक हल वाली शर्त है कि हम इसको एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ सीधे इनके मान लिख दीजिए और लिख दीजिए इनमें कि a1 का मान कितना दिया, a1 का मान k, a2 का मान 12 बटे में बराबर b1 और b2 3 और k दिया है 3 बटे k, और यहाँ पर जो c1 c2 का मान है ये हमें दिया ऋण
और यहाँ लिखा है k ऋण 3 और बटे में आ जाएगा ऋण k। ये हमें तीनों शर्तें इस प्रकार से लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम किन्हीं दो दो को लेकर के हल कर सकते हैं। पहले ये k बटे 12 बराबर 3 बटे k को हल कर दीजिए और फिर 3 बटे k बराबर इसको लेकर के हल कर दीजिए। इसको पहले हल करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को लेकर के हल कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये मिल जाएगा हमें k बटे 12 और बराबर में मिलेगा 3 बटे k। अब इसका k का k में और 12 का 3 में, इस प्रकार से हम इनका तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो k का k में गुणा k वर्ग और बराबर में 12 गुणे 3, तो यह आ जाएगा 36। तो अब देखिए k बराबर क्या निकलता है, k बराबर ये धन ऋण में निकलेगी क्योंकि ये वर्ग समीकरण बनता है आगे। तो ये हो जाएगा 36 का वर्गमूल। तो ये मिल जाएगा हमें k बराबर 36 का वर्गमूल धन ऋण आ जाएगा ये 6। क्या मिल जाएगा इसमें 6। तो यहाँ धन और ऋण ये दोनों संख्या मिल रही हैं कि धन 6 होगा या ऋण 6 होगा। तो दोनों स्थितियां नहीं हो सकती हैं, धन की भी हो ऋण की हो, तो ये नहीं हो सकता। तो ये अगले वाले को हमें लगा करके देखना, ये जो हमें दिया गया है, इसीलिए तथा लिखेंगे तथा k बटे 3 बटे k और बराबर दिया ऋण k ऋण 3 और बटे में है ऋण k। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम ये ऋण है, ऋण का गुणा हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 बटे k और बराबर में ये ऋण कैंसिल हो जाएगा, ऋण का गुणा धन, तो यहाँ k ऋण 3 और यहाँ का जो बटे k है इस k को हम यहाँ लिख देंगे गुणित k। यहाँ देखिए यहाँ हम लिखेंगे ये बराबर में हमें 3, ये k जो होते हैं ये बटे में है, तो ये हमारा यहाँ 3 बटे k और बराबर में मिल जाएगा k ऋण 3 बटे k। यहाँ बराबर देखिए ये जो k है ये k यहाँ आ जाएगा, तो इसका गुणा 3 से हो जाएगा और बटे में ये k पहले ही से है, तो ये k और बराबर में मिल जाएगा हमें k ऋण 3। ये k कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ 3 बराबर मिलेगा k ऋण 3। अब इस 3 का पक्षांतर कर दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरफ मिल जाएगा 3 धन 3 बराबर k, यानी हम इसको लिखेंगे 6 बराबर k, या लिख सकते हैं k बराबर 6। तो ये आ गया हमारा k का वह मान जिससे हमारे समीकरणों में रखने पर इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। यह हमारा आंसर है। इस प्रकार से इस बज्रगुणन विधि से हमने इन सवालों को हल करना सीखा। इसमें यह मात्र 2 ही सवाल ऐसे बनते हैं जिनसे ये हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमें इनको इस प्रकार से हल कर लेना है। आगे देखिए हम इनको अगले प्रश्नों को देखेंगे और जो 4 अंक के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाने हैं वो किस अध्याय में से आना है वो मैं अगली वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।